हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th का बायोलॉजी चल रहा है और इसमें मैं आज क्लास 11th का जो चैप्टर 8 नंबर है कोशिका जीवन की इकाई, उसका मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जो अभ्यास में क्वेश्चन दिया रहता है उसी का मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें चुनना क्या है, इसमें चुनना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो यहीं पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा कि गलत है, क्योंकि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए अब इससे कुछ जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। अगला देखिएगा बी, कि स्लीडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन से भी आप याद रखिएगा कि स्लीडन और स्वान थे जिन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विर्चाउ के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से ही बनती है। विर्चाउ वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एक कोशिका का निर्माण तभी होता है जब पहले से कोई कोशिका मौजूद हो। यानी विर्चाउ के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से ही बनती है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोशिका कोशिका से ही बनती है। ये किसने कहा था? विर्चाउ ने। एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। तो देखिए, जितने एक कोशिक जीव हैं उनके जीवन के जितने सारे कार्य होते हैं वो एक ही कोशिका के अंदर हो गए। वो तो बात है, एक ही जीव वो अपना सारा कार्य एक ही कोशिका के अंदर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है। नई कोशिका का निर्माण होता है, यानी नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है ये बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा किससे होता है, तो ऑप्शन देखते हैं। जीवाणु किण्वन से, दूसरा है पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पूर्व स्थित कोशिका से और अजैविक उत्पादों से। तभी तो हम लोगों ने देखा क्या, कि पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है या नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। यानी ये स नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। निम्न के सही जोड़े बनाइए। ठीक है, इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रिस्टी है। ठीक है, तो क्रिस्टी कहाँ से मिलती है आपको? तो सूत्रकर्णिका के अंतर्वलन में होता है। और सूत्रकर्णिका का मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है कुंडिका। ठीक है, कुंडिका कहाँ, आप कुंडिका का इसमें सही मैच करना है। ठीक है, तो कुंडिका का सही मैच क्या है? गोल्जी उपकरण के बिंब आकार की थैली। और लास्ट वाला जो है थाइलेकोइड, उसका होगा ये यहाँ पे पीठिका के चपटी कलमय थैली। अब ये पीठिका कहाँ होती है? ठीक है, तो पीठिका होती है किसमें? लवक में। याद रखिए कहाँ पे होती है, तो पीठिका होती है लवक में। और सूत्रकर्णिका को हम लोग कहते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, इसी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसी का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? सॉरी, यहाँ पे इनमें से कौन सा सही है ये बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है। यानी सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है। क्या ये सही है या गलत है? तो देखिए, सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता है, इसलिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी जो कोशिकाएं होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है। केवल जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उन्हीं में केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। दूसरा, दोनों जंतु व पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिका भित्ति मिलती है। ये भी गलत है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला है प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में अवरित अंगक नहीं मिलते हैं। ये सही बात है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें आवरित झिल्ली यानी आवरित अंग यानी झिल्ली से ढका हुआ अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तब हम आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मीसोसोम होता है? इसके कार्य का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट झिल्ली नामक एक संरचना मिलती है जो प्लाज्मा झिल्ली के वलयों से बनती है। इसे मीसोसोम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य श्वसन में सहायता करना है। ठीक है, तो आप इसमें एक लाइन और ऐड कीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम
होता है। उसके बाद लिखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट झिल्ली नामक एक संरचना मिलती है जो प्लाज्मा झिल्ली के वलयों से बनती है। इसे मीसोसोम कहते हैं और इसका मुख्य कार्य श्वसन में सहायता करना होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। कैसे उदासीन विलेय जीव द्रव्य झिल्ली से होकर गति करते हैं? क्या ध्रुवीय अणु उसी प्रकार से होकर गति करते हैं? यदि नहीं तो इनका जीव द्रव्य झिल्ली से होकर परिवहन कैसे होता है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे जो उदासीन विलेय होते हैं वो कोशिका झिल्ली यानी जीव द्रव्य झिल्ली जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं उससे होकर कैसे गति करते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या जो ध्रुवीय अणु होते हैं वो भी इसी प्रकार से गति करते हैं, और यदि नहीं यानी इस तरह से गति नहीं करते हैं तो फिर उनका परिवहन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जीव द्रव्य झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य इससे होकर अणुओं का परिवहन है। ये तो आप जानते ही हैं कि जो जीव द्रव्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली होती है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि अणुओं का आदान प्रदान होना यानी उनका परिवहन करना। यह झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। यानी वर्णात्मक पारगम्य का मतलब हुआ कि कुछ खास पदार्थों को ही अपने से होकर के आर पार होने देती है, यानी कुछ खास पदार्थों का ही इससे परिवहन होता है। उदासीन विलेय अणु सामान्य या निष्क्रिय परिवहन द्वारा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा झिल्ली से आते जाते हैं। इसमें ऊर्जा व्यय नहीं होती है। तो आपने विसरण पढ़ा होगा, वही चीज है कि विसरण प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम लोग साधारण विसरण भी कहते हैं, जो उच्च सांद्रता से जो अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं और इसी को साधारण विसरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस विसरण में ऊर्जा लॉस नहीं होता है, यानी ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। ध्रुवीय अणु सामान्य विसरण द्वारा इससे होकर के आ जा नहीं सकते। इन्हें परिवहन हेतु वाहक प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो सामान्य अणु है उनका विसरण ऐसे नहीं हो सकता, मतलब सामान्य विसरण नहीं हो जाता है। उनके परिवहन के लिए हमें वाहक प्रोटीन्स चाहिए। और इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको पादपों में परिवहन नामक चैप्टर का वीडियो बनाया है। ऊपर यहाँ पे आई बटन पे उसका वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने 13 चैप्टर तक का वीडियो बना दिया है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिले। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अगला चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहले जाता है। इन्हें आयन कैरियर भी कहते हैं। तो जो आवश्यक प्रोटीन्स होते हैं उन्हें आयन कैरियर भी कहते हैं। इनका परिवहन सामान्यतः सक्रिय विसरण द्वारा होता है। ठीक है, किस विसरण द्वारा होता है? तो सक्रिय विसरण द्वारा होता है। इसमें ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। ऊर्जा व्यय करके आयन या अणुओं का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है, जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर यहाँ पे एक लाइन में आप बताना चाहें तो कैसे उदासीन विलेय जीव द्रव्य झिल्ली से होकर पार करते हैं, तो कहिएगा साधारण विसरण द्वारा। फिर है कि साधारण विसरण द्वारा जो उदासीन विलेय होते हैं वो जीव द्रव्य झिल्ली से होकर के गति करते हैं। दूसरा प्रश्न था क्या ध्रुवीय अणु उसी प्रकार से होकर गति करते हैं, तो लिखेंगे नहीं। यदि नहीं तो इसका जीव द्रव्य झिल्ली से होकर परिवहन कैसे होता है, तो लिखेंगे कि इनका जीव द्रव्य झिल्ली से परिवहन वाहक प्रोटीन की सहायता से होता है और इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दो कोशिकीय अंगकों का नाम बताइए जो द्विकला से घिरे होते हैं। इन दो अंगकों की क्या विशेषता है, इनके कार्य व रेखा चित्र बनाइए। तो आपको दो अंगक का नाम बताना है जो किससे घिरे हों, जो घिरे हों द्विकला से यानी दोहरी झिल्ली से घिरे हुए हों। ठीक है, तो देखिए उसका जो दो कोशिकीय अंग है जो दो द्विकला यानी दो कोशिकीय दो झिल्ली से घिरे होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो अंतर्द्रव्य जालिका है, गोल्जी का है, या इसे हम लोग गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो यहाँ पे चूंकि दो ही पूछ रहा है और उनका संरचना ही बनाना है तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में। तो अगर आपने इस चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि अंतर्द्रव्य जालिका की क्या विशेषताएं होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिका युक्त जालिका तंत्र पाया जाता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो देखिए, जिस अंतर्द्रव्य जालिका पे राइबोसोम पाए जाते हैं उसे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में देखिए ये क्या है, ये अंतर्द्रव्य जालिका है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है, ये देखिए, ये अंतर्द्रव्य जालिका है और इस पे ये राइबोसोम बैठे हुए हैं छोटे छोटे, इसलिए इसको कहते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ये भी क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका है, लेकिन इस पे राइबोसोम नहीं बैठे हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य। तो अंतर्द्रव्य जालिका के निम्नलिखित कार्य है, कौन कौन? खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका पर स्थित राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका है उस पे जो राइबोसोम होते हैं वो किसका संश्लेषण करते हैं? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा, ग्लाइकोजन, स्टेरॉइड्स आदि के संश्लेषण के लिए स्थल प्रदान करती है। दूसरा है ईआर यानी अंतर्द्रव्य जालिका से कोशिका के कोलाइडी तंत्र को अधिक शक्ति मिलती है। अगला है यह अभिगमन तंत्र का कार्य करता है। नलिकाओं के जाल के रूप में व्यवस्थित होने के कारण ये कोशिका के भीतर व बाहर पदार्थों के संवहन का कार्य सुचारू रूप से करता है। अगला है इनकी उपस्थिति में कोशिका पिचकती नहीं है, यानी अगर ये नहीं रहे तो कोशिका पिचक सकती है, अतः यह मुख्यतः कोशिका का कंकाल बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोशिका का कंकाल कौन बनाता है, तो उसे आप कहेंगे अंतर्द्रव्य जालिका। अगला है यह ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि वसा के संश्लेषण हेतु स्थान प्रदान करती है। यानी जो ग्लिसरॉल है या कोलेस्ट्रॉल है उसका संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका पर ही होता है। अब एक दूसरा हमें अंगक बनाना था जो दोहरी झिल्ली से घिरी हो, तो गोल्जी उपकरण है जिसे हम लोग गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। देखिए इसकी संरचना ऐसी होती है। ठीक है, तो संरचना देख लीजिए, इसके बारे में फिर मैं बता। तो आपने संरचना देख लिया, चलिए अब इसके विशेषताएं की बात करते हैं। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय की विशेषताएं। यह काय केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना है। यह बहुत सारी चपटी डिस्क के आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं जिन्हें जालिकामय कहते हैं। अब देखिए आपको मैंने बताया है इसकी ऐसी संरचना होती है। ठीक है, ऐसे इस तरह की ये ऐसी संरचना बोलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। वही संरचना के बारे में बताया गया है। गोल्जी काय के टुकड़ों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रिक व्यवस्थित रहते हैं। सकेंद्रित मतलब एक ही जगह, एक केंद्र के रूप में बना करके। इनमें निर्माणकारी व परिपक्व सतह होती है। ठीक है, अंगक शुष्क व ट्रांस सतह पूर्णतया अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं। गोल्जी काय के कार्य समझिए। कोशिका विभाजन के समय मध्य में स्रावी पुटिकाएं आपस में मिलकर कोशिका पुट्टी बनाती है। ठीक है, दूसरा है कोशिका के अंदर हार्मोन का निर्माण होता है। ये सब गोल्जी काय के कारण ही होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक इसका मुख्य कार्य है कि कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कोशिका विभाजन में ही ये सारी दोनों क्रियाएं होती हैं। ये लाइसोसोम के निर्माण तथा पादप का संचय, पदार्थों का संचय, संवेष्टन तथा स्थानांतरण करते हैं। संवेष्टन मतलब पैकेजिंग। ठीक है, श्लेष्मा, गोंद, एंजाइम का स्राव तथा पॉलीसेकेराइड का संश्लेषण करते हैं। वेसिकल में प्रोटीन तथा वसा का संचयन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से समायोजित तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती हैं। ये उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का भी कार्य करती है। साथ ही ये शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में सहायक है। आप पढ़े होंगे ये शुक्राणु की संरचना होती है। तो शुक्राणु का जो ऊपरी भाग होता है इसे एक्रोसोम कहते हैं। और ये एक्रोसोम क्या करता है? तो एक्रोसोम क्या करता है, जो अंडक होता है उसको भेदने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं इसका एक दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।